उत्तर प्रदेश में 24 फरवरी को एक सनसनीखेज हत्याकांड हुआ। उमेश पाल का हत्याकांड। उमेश पाल विधायक राजू पाल की हत्या में मुख्य गवाह थे और इसके मुख्य आरोपी है अतीक अहमद, जो इस वक्त गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद है। इसको लेकर के जब यह हमलावर आए तो दो पुलिसकर्मी भी थे सुरक्षा में तैनात उमेश पाल की, उनकी भी गोली मार के हत्या कर दी गई और उनकी हत्या कर दी गई। और इस पर उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो भी पलटवार कर रही है, कार्रवाई कर रही है। दो एनकाउंटर उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी किए हैं। एक एनकाउंटर किया है अरबाज का और दूसरा एनकाउंटर किया है विजय कुमार चौधरी उर्फ उस्मान का। हमारे साथ बात करने के लिए प्रशांत कुमार हैं, एडीजी हैं लॉ एंड ऑर्डर के, और पूरी कानून व्यवस्था की बागडोर उनके हाथ में है। प्रशांत जी, हम और आप जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस इस बात को लेकर काफी गुरूर करती है कि कानून व्यवस्था अच्छी हो गई, और ये जो हत्याकांड हुआ है इसको लेकर के कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। और अभी तक आपकी जांच कहां तक पहुंची है? एक शूटर मारा है, बाकी शूटरों तक आप लोग कब तक पहुंचेंगे? आपने देखा होगा कि ये सनसनीखेज वारदात 24 फरवरी की शाम को हुई थी, जिसमें कि राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह की हत्या की गई और उसमें दो सिपाही हमारे घायल हुए, जो बाद में शहीद भी हुए। इस संबंध में मृतक की पत्नी के द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें 6 लोग नेम्ड हैं और कुछ अज्ञात हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रयागराज की पुलिस तथा हमारी एसटीएफ की टीम लगाई गई और त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने अभी तक इसमें 2 बदमाश, जो जिसमें से कि एक मुख्य शूटर था उस्मान, उसको मार गिराया, तथा एक व्यक्ति जो क्रेटा गाड़ी घटना में उपयुक्त हुई थी, जो उसका ड्राइवर था, उसके साथ भी साहसिक मुठभेड़ हुई, जिसमें वो भी घायल हुआ था, जो बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इसके अतिरिक्त एक जो साजिश करता था सदाकर, उसकी गिरफ्तारी भी की गई है। हमारी टीमें लगातार चल रही हैं। उपरोक्त माफिया पे 100 से ज़्यादा मुकदमे हैं और ये पिछले 44 साल से अपराध की दुनिया में इसका अपना आपराधिक इतिहास है। ऐसी स्थिति में इसकी जड़ें काफ़ी मजबूत हैं। पुलिस ने इसके पहले इनके जो अवैध संपत्तियों को कुर्क भी किया है, उसका ध्वस्तीकरण भी किया है, इनके गुर्गों पे कार्रवाई भी की है, और आगे भी इसमें जब तक सारे व्यक्ति जो इस घटना में शामिल हैं हम उनको कानून के हवाले न कर दें, हम लोग चैन से नहीं बैठने वाले। सर, इसमें जो आप कह रहे हैं कि एक आरोपी, वीडियो में बता रहे हैं कि एक आरोपी जो गोली चलाता हुआ नजर आ रहा है, एक शूटर, वो असद है। असद जो अतीक अहमद का बेटा है। लेकिन जो अतीक अहमद का परिवार है, कल उनकी बहन की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और कई जगह उनकी पत्नी भी बोल चुकी हैं पहले मीडिया में, अभी तो वो नहीं आती हैं। उनका कहना है कि यूपी पुलिस गलत आदमी को असद बता रही है, वो असद नहीं है, उनके ये आरोप लग रहे हैं। नहीं, यूपी पुलिस उसमें कुछ नहीं कह रही है। जो मृतक के घर वाले हैं उन्होंने इनको नामजद किया है। अच्छा। और इस चीजों को पूरे दुनिया ने देखा है कि कौन कौन थे। कल तो यह भी बात हो रही थी कि उस्मान था ही नहीं, जबकि उस्मान को गोली चलाते हुए और उसके हाथ में एक बम का पैकेट था, इसको सारी दुनिया ने देखा है। उस्मान की पत्नी का भी सर कल ये तो वीडियो वो बयान आया है, वो कह रही है कि उस्मान तो मेरे पास था, वो उसे यूपी पुलिस लेके चली गई, उसका नाम विजय कुमार चौधरी है, उसके नाम में उस्मान और विजय कुमार चौधरी के नाम में भी कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। उसकी पत्नी कह रही है वो तो हमारे साथ था, उसको पुलिस 7 तारीख को ले गई और बोली कि छोड़ देंगे पूछताछ करके, फिर उसका एनकाउंटर कर दिया। तो एनकाउंटर पे भी सवाल उठ रहे हैं। नहीं, वो
जो एक प्रक्रिया है इनकाउंटर की को आगे डील करने की, उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। और उसको पूरे प्रत्येक व्यक्ति जो उस क्षेत्र का है वो उस्मान उर्फ विजय के नाम से ही जानता है। इसमें उनके पहचान में कोई किसी तरह की कोई डाउट नहीं है किसी को। और जहाँ तक अन्य लोगों की बात है, वो गहराई से विवेचना करके एविडेंसेस कलेक्ट करके ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। और समय समय पे जो जैसे कोर्ट इत्यादि हैं, हम अपने केस डायरीज संबंधित कोर्ट को भी पेश करेंगे। ठीक है सर, आपसे हमारी बातचीत लगातार होती रहती है और पहले भी कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। सर ये बताइए कि इस पूरे मामले में अतीक अहमद जेल से ये पूरी साजिश रचता है जो हम देख रहे हैं, और आप जो बाकी अधिकारियों से बात हो रही है, ये कैसे हो जाता है सर कि आप लोगों की सुरक्षा व्यवस्था इतनी टाइट है और उसके बाद इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, और अतीक अहमद है, अब वो कोर्ट पहुंच रहा है, वो कह रहा है कि उसका इनकाउंटर कर सकती है यूपी पुलिस। उनकी पत्नी भी अर्जी दाखिल कर रही है कोर्ट में, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया। ये चीजें जो पक्ष है वो अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। पुलिस जो भी कार्रवाई करेगी वो नियमानुसार करेगी और विधि सम्मत करेगी। सर एक और सवाल है आपसे, कल अतीक अहमद की बहन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं नंदी को लेकर के। उन्होंने कहा कि ये 5 करोड़ रुपए लिए थे और उसके बाद वो 5 करोड़ रुपए वापस नहीं कर रहे थे, इसलिए पूरी जो साजिश है वो नंदी ने रची है। तो क्या यूपी पुलिस उसका संज्ञान ले रही है? क्या उस पर कुछ जांच करेगी यूपी पुलिस इन आरोपों का, अगर कोई शिकायत आपको मिली है उसको? ये देखिए, जो मृतक के घर वाले हैं उन्होंने एक एफआईआर दिया है, हम उसके आधार पे चल रहे हैं और विवेचना के क्रम में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे हम सभी पहलुओं को विवेचक हमारे देखेंगे। ये विवेचक का विशेषाधिकार है और उनके जो सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं वो इन चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि लास्ट में अल्टीमेटली पुलिस को ये चीज़ें माननीय न्यायालय के सामने प्रूफ करनी होगी जी। और उस दौरान सभी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। सर एक दो छोटे सवाल और हैं आपसे पूछने हैं। लगातार अतीक अहमद की पत्नी ने आरोप लगाया कि 2 नाबालिग बेटे हैं अतीक अहमद के, जिनको पुलिस ले गई थी पूछताछ के लिए, फिर उनका अपहरण कर लिया। अभी पता चला कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है और बाल सुधार गृह में भेज दिया है। क्या उनका भी कोई रोल आपको समझ में आया है, उनको जेल भेजने की वजह? नहीं, जेल भेजने की तो कोई, इस घटना में तो जेल भेजने की कोई बात नहीं है। जब वहां दबिश दी गई थी और सारे एडल्ट वहां नहीं थे तो नाबालिग बच्चे मिले। कल को अगर वो उनको पुलिस छोड़ देती तो ये भी आरोप होता कि पुलिस ने गायब कर दिया है। तो अच्छा, आपको वहां मिले तो उनको बाल सुरक्षा गृह में रखा गया है। इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं जो कोई इलीगल काम है। उनको वहां सभी जाके उसको मिल सकते हैं, देख सकते हैं। सर एक सवाल है जो सोशल मीडिया पे काफी चलता है, और मुख्यमंत्री ने जब ये सदन में बोला कि मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिला देने का मतलब क्या है? क्योंकि वो मिट्टी में मिला देंगे और वो यूपी पुलिस काम करती है मिट्टी में मिला देने का, तो क्योंकि आपकी पुलिस है जो ऑन ग्राउंड लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करती है, तो ये मिट्टी में मिला देने का मतलब कैसे मिट्टी में मिलाएंगे? क्या सवाल उठ रहे हैं कि बुलडोजर से जैसे घर गिरा दिया जफर अहमद का, वो एफआईआर में नामजद नहीं थे, उसके अलावा और जो बाकी लोग हैं उनके बुलडोजर से घर गिराए गए, तो वो उन सब चीजों पर जो सवाल उठते हैं उस पर आप क्या कहेंगे सर? नहीं, शासन की मंशा अपराध और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की है, और जो माफिया राज है उसको ध्वस्त करने के लिए और उनके आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए एंटी माफिया टास्क फोर्स का गठन हुआ है। और इसके तहत इन माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति, जो कि सरकारी भूमि पे उन्होंने बना रखी थी, उसको एक विधिक प्रक्रिया को फॉलो करते हुए ध्वस्तीकरण कराया गया है। तथा साथ ही साथ जो इनके ठेके पट्टे इत्यादि हैं, इन सभी चीज़ों को भी नष्ट किया गया है। इनके पास जो अवैध और वैध शस्त्र इत्यादि हैं
उनकी भी धरपकड़ हुई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। तो उस चीज़ का मतलब ये था कि हम माफियाओं के विरुद्ध कड़ी से कड़ी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे, जो कि की जा रही है। सर आखिरी सवाल आपसे, अभी क्या पता चल पाया जो असद अहमद है, उसका बेटा अतीक अहमद का जो आरोपी है, शूट आउट में भी उसकी फोटो की बात है, क्या उसका पता चल पाया है? क्योंकि अब 24 फरवरी की घटना है और आज हमारा 8 तारीख हो गई है आज, तो उस पर कुछ अपडेट? नहीं, हमारी टीमें, जैसा मैंने बताया कि जो हमारा विशेष अपराध और अपराधियों के प्रति कड़ी कार्रवाई करने के लिए हमारी स्पेशल टास्क फोर्स है। इसके अलावा हमारा जो स्थानीय पुलिस है प्रयागराज की, वो लगातार दबिशें दे रहे हैं। हम ह्यूमन इंटेलिजेंस और अन्य जो इंटेलिजेंस के सोर्सेज हैं उसका उपयोग कर रहे हैं और बहुत जल्द ही हम इन सभी जो दुर्दांत अपराधी हैं उनको कानून के हवाले करेंगे। सर आखिरी सवाल आपसे, चूंकि आप हैं हमारे साथ, सर एनकाउंटर्स को लेकर के काफी सवाल उठते रहते हैं, यूपी पुलिस पर भी, यूपी एसटीएफ पर भी। उसको लेकर के आप कहेंगे कि जो एनकाउंटर्स करना कितना जायज है? क्या कानून, कोर्ट इस पर विश्वास नहीं है? ऐसा मैं भी पूछ रहा हूं, तमाम सोशल मीडिया पर यह लिखा जाता रहा है। चूंकि ये राजनीतिक सवाल नहीं है, चूंकि आप एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, आप बता सकते हैं। एनकाउंटर कोई स्टेट की पॉलिसी नहीं है और जब पुलिस अपराधियों को पकड़ती है उस दौरान अपराधियों के द्वारा भी पुलिस पर फायर किया जाता है। इस प्रकरण में आपने स्वयं देखा कि किस तरीके से, और ऐसा लग रहा था जैसे कि इनका कोई इम्यूनिटी नहीं है, इनको सभी तरह की इम्यूनिटी है और ये बम भी फेंक रहे हैं, फायरिंग भी कर रहे हैं। हमारे 2 जवानों को भी उन्होंने गोली मारी। तो अगर पुलिस आत्मरक्षार्थ फायर करती है तो ये तो बैटल ऑफ विट्स की बात है और जो प्रोफेशनली इस चीज़ में ज़्यादा कॉम्पिटेंट है वो दूसरे पक्ष को ज़्यादा हर्ट करेगा। इस पुलिस कार्रवाइयों के दौरान हमारे 15 जवान भी शहीद हुए हैं और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। तो ये कहना एक पक्षीय कि साहब पुलिस इस तरह से कर रही है, ये गलत है। और जो भी इनकाउंटर होते हैं, पुलिस एक्शन होते हैं, उसकी एक प्रक्रिया तय की गई है कि कितने तरह के चेक्स एंड बैलेंसेज हैं। इसमें एक मैजिस्ट्रियल जांच होती है, जुडिशियल जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है जो दूसरे थाने या दूसरे एजेंसी के द्वारा किया जाता है। उसके बाद से इसमें एक ट्रायल होता है, फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इसमें सभी का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर कोई गलत करेगा तो ये सारी संस्थाएं क्या उसको बख्श देंगी? और मैं पूरी अथॉरिटी के साथ कहना चाहूँगा कि अभी तक किसी भी प्रकरण में किसी भी संवैधानिक संस्था के द्वारा कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। जी सर, आप हमें वक्त देते रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आपसे और बात करते रहेंगे और उम्मीद है कि इस हत्याकांड के आरोपियों को जल्द आप सलाखों के पीछे लाएंगे और इसको लेकर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।